हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लीगल विंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा पोजीशन ऑफ अ माइनर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसको हम मोहिरी बीबी के केस के रेफरेंस से समझाएंगे। जो मोहिरी बीबी का जो मेन फोकस रहेगा वो मोहिरी बीबी के केस पर रहेगा, उसके फैक्ट्स और उसमें क्या डिसाइड हुआ और किस बेसिस पे डिसाइड हुआ वो हम सब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, बेसिक जो सेक्शन 10 कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये कहता है कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब उसमें पार्टीज कंपिटेंट होंगी। मतलब पार्टीज जो हैं अगर वो मेजर होंगी तभी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होंगी, काबिल होंगी। ठीक है, तो और एट द सेम टाइम सेक्शन 11 कहता है अ पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज of the age of majority, sound mind, not disqualified from contracting by any law to which he is subject। तो यानी कि ये तीन चीज़ें अगर होंगी तो ही वो पार्टीज जो हैं, दोनों पार्टीज, ठीक है, टू पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के कंपिटेंसी में फॉल करेंगी। ठीक है, अब लेकिन मान लीजिए अब ऐसे केसेस में जो कि माइनर है, अनसाउंड माइंड का है, या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है उसे लॉ के द्वारा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, इन तीनों सिचुएशंस में वो पार्टीज जो हैं वो कंपिटेंट नहीं होंगी। तो ऐसे केसेस में मान लीजिए कि इनमें से जो माइनर है, जो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, वो है माइनर की पोजीशन। अब मान लीजिए कि इन केसेस में जो माइनर है वो एग्रीमेंट करता है। ठीक है, तो अब उस एग्रीमेंट की वैलिडिटी क्या होगी? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आ जाएगा? जो माइनर का बेसिक एग्रीमेंट है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, या कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट में उससे रिलेटेड दे रखा है, या कोई केस लॉज है, या क्या होगा, या वो सिर्फ एग्रीमेंट रहेगा? है ना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब उसको हम देखेंगे कि माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करता है तो उसकी वैल्यू क्या रहती है या उसकी वैलिडिटी क्या रहती है। देखिए, सेक्शन 3 कहता है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का कि जो बंदा 18 साल से नीचे का है वो तो माइनर है। ठीक है, और जो बंदा 18 साल से ऊपर का है वो है मेजर। तो यानी कि माइनॉरिटी जो है वो 18 साल से नीचे वाले लोगों की है, यानी कि जो लोग 18 साल से नीचे के हैं एज में, वो लोग कंपिटेंट नहीं हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर मान लीजिए ऐसे लोग बिलो द एज ऑफ 18 एग्रीमेंट करते हैं, तो ऐसे केसेस में इनके कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की वैलिडिटी होगी क्या? देखिए, नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट, एज वी हैव सीन अबव that under section 10 the parties must be competent to contract, but the question is whether the agreement by a minor is void or voidable। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगर माइनर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करता भी है तो क्या वो वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा। ठीक है, अब आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो वो बनेगा ही नहीं, सिर्फ एग्रीमेंट ही बनेगा। अब वो एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा या वॉइडेबल कहलाएगा वो देखते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कोई भी प्रोविजंस नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई भी प्रोविजन नहीं बनाता है इससे रिलेटेड, लेकिन इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जो कि है मोहिरी बीबी का और वर्सेस धार्मोदास घोष। ठीक है, ये 1903 का केस है, प्राइवी काउंसिल के द्वारा डिसाइड किया गया था। देखिए, इसमें जो जनरल ये है कि इसमें कह दिया गया था कि जो एग्रीमेंट बाय अ माइनर वो जो है वॉइड रहेगा। ठीक है, बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा कि आप ना इसे वॉइडेबल कह सकते हैं, ना इसे कुछ और कह सकते हैं, ना इसे कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, ये सीधे सीधे शून्य है, इसका एग्रीमेंट बाय अ माइनर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसके थोड़े फैक्ट्स जानते हैं इस केस के। देखिए, इसमें जो प्लेंटिफ थे वो थे धार्मोदास घोष, और जो इसमें डिफेंडेंट थे वो थे ब्रह्मोदत्त। ठीक है, इनको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जज के नाम ये भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए क्या हुआ इस केस में कि जो धार्मोदास घोष हैं वो माइनर थे। जब वो माइनर थे तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डिफेंडेंट यानी कि जो ब्रह्मोदत्त थी उनको मॉर्गेज कर दी और उनसे बदले में कुछ पैसा ले लिया, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी इन्होंने गिरवी रख दी और बदले में डिफेंडेंट से पैसा ले लिया। अब ये जो माइनॉरिटी
का फैक्ट है, यानी कि दामोदास घोष जो हैं वो माइनर हैं, वो बात डिफेंडेंट को नहीं पता थी लेकिन उसकी अटॉर्नी को पता थी। ठीक है, यानी कि जो उनके लॉयर या वकील हुआ करते थे, डिफेंडेंट के वकील को ये बात पता थी ट्रांजैक्शन के टाइम पे, लेकिन मनी लेंडर को ये बात नहीं पता थी। देखिए अब आते हैं कि अब क्या करता है कि उसके मन में थोड़ा सा लालच आ जाता है माइनर के मन में। माइनर कहता है कि तुम एक काम करो कि मैं इस एग्रीमेंट को रद्द घोषित करवा देता हूँ प्राइवी काउंसिल से, मेरी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और पैसे भी मुझे वापस नहीं देने पड़ेंगे। तो माइनर ब्रॉट इन एक्शन अगेंस्ट द मनी लेंडर stating that he was a minor when the mortgage was executed by him and therefore the mortgage was void and inoperative and the same should be cancelled। माइनर कहता है कि जो मैंने एग्रीमेंट किया है मनी लेंडर के साथ वो तो वॉइड है क्योंकि मैं तो माइनर हूँ, और सेक्शन 11 कहता है कि पार्टीज जो हैं कंपिटेंट होनी चाहिए। जब मैं माइनर हूँ, मैं कंपिटेंट नहीं हूँ, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर कैसे सकता हूँ? तो मेरा जो एग्रीमेंट है वो तो वॉइड कर देना चाहिए और जो भी मैंने एग्रीमेंट किया है वो कैंसिल कर देना चाहिए। मनी लेंडर कहता है कि नहीं 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 भाई, मैं ऐसे नहीं कर सकते हैं, मेरा पैसा गया हुआ है और ये तो फिर प्रॉपर्टी भी नहीं लौटाएगा। तो मनी लेंडर की तरफ से ये जो कंटेंशंस आती हैं वो ये आती हैं कि एक तो सबसे पहले तो लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होना चाहिए। डिफेंडेंट ने कहा कि भाई एक तो इसने अपनी जो एज है वो मिस रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, मतलब इसने जो अपनी एज है वो ज़्यादा बताई थी मेजर वाली, लेकिन ये है माइनर, तो इसने खुद झूठ बोला है। अब ये इस बात से मुकर नहीं सकता। यानी कि जो लॉ ऑफ एस्टॉपल है वो यही तो कहता है कि जो बात आपने पहले बोल दी अगर आप उसे दोबारा नकार नहीं सकते। ठीक है, तो उसने कहा कि इसने पहले ही हमें फ्रॉडुलेंटली मिसरिप्रेजेंट किया है कि ये माइनर है और हमने इसकी बात पे एक्ट भी कर लिया, तो ये लॉ ऑफ एस्टॉपल जो है वो नहीं अप्लाई कर सकता और करेगा इसके ऊपर, मतलब माइनर के ऊपर लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई करेगा, डिफेंडेंट ने कहा। अब वो कहता है कि मॉर्गेज अगर मान लीजिए कैंसिल कर भी देते हैं, ठीक है, वो कहता है कि अगर मॉर्गेज मान लीजिए जैसा कि ये कह रहा है प्लेंटिफ, अगर वो कैंसिल कर भी देते हैं तो ऐसे केसेस में जब वो कैंसिल हो जाएगा मॉर्गेज, तो ये जो माइनर है ये डिफेंडेंट को पैसे वापस करेगा जो इसने उधार लिए हुए हैं। तो सिंपल सा डिफेंडेंट ने कहा या तो लॉ ऑफ एस्टॉपल इस पे अप्लाई कर दो या फिर जो इसने पैसा मुझसे लिया है वो मुझे वापस कर दे। ठीक है, अब प्राइवी काउंसिल ने कहा कि नहीं 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 भाई, तुम्हारी तो कोई भी डिमांड नहीं मान सकते हम, क्योंकि वो माइनर है, तुम्हारी डिमांड कोई भी नहीं मानी जाएगी। द डिफेंडेंट्स कंटेंशन वर रिजेक्टेड। उन्होंने मतलब ना तो लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई किया और ना ही कुछ रिफंड किया। लेकिन किन बेसिस में प्राइवी काउंसिल ने ये डिसीजन दिया ये देखते हैं। देखिए, जो केस वाज डिसाइडेड ऑन दी फॉलोइंग पॉइंट्स। तो सबसे पहला कंटेंशन जो लगाया था डिफेंडेंट ने वो ये था कि लॉ ऑफ एस्टॉपल जो है वो अप्लाई होना चाहिए माइनर के ऊपर। ठीक है, लेकिन प्राइवी काउंसिल ने कहा कि नहीं नहीं भाई, माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता लॉ ऑफ एस्टॉपल। कि क्यों? क्योंकि तुम्हारे अटॉर्नी को पता था एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, तुम्हारे लॉयर को पता था कि वो माइनर है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब आपके अटॉर्नी को ये नॉलेज है कि वो माइनर है तो आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि एजेंट की प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लॉ ऑफ एस्टॉपल तो अप्लाई नहीं होगा। अब डिफेंडेंट ने कहा कि चलो कोई बात नहीं भाई, लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं हो रहा, तो 64 और 65 के तहत हमें इसने जो हमसे लिया है वो हमें वापस कर दे। तो अनदर कंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट दैट इफ द प्लेंटिफ्स क्लेम टू ऑर्डर द कैंसिलेशन ऑफ मॉर्गेज इज अलाउड, the minor is asked to refund the loan taken by him under section 64 और 65 of the Indian Contract Act। प्राइवी काउंसिल ने फिर से कहा कि नहीं, तुम्हें इसमें भी प्रोविजन में भी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग यू विल गेट। क्यों? देखिए, ऐसे नहीं कि इन्होंने ऐसे ही डिसीजन दे दिया, रीजंस थे। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 64 है वो सिर्फ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होता है, और चूंकि माइनर का जो एग्रीमेंट है वो तो वॉइड है, तो उस पर तो सेक्शन 64 अप्लाई नहीं होगा, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि डिफेंडेंट्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब उन्होंने कहा कि सेक्शन 65 में ही दे दीजिए, तो प्राइवी काउंसिल ने कहा कि नहीं, सेक्शन 65 भी सिर्फ उन्हीं केसेस पे अप्लाई होगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपिटेंट पार्टीज हुए हैं। और यहाँ पर क्या था कि जो माइनर था उसने एग्रीमेंट किया था,
तो ना तो माइनर कम्पिटेंट है और ना ही उसका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वैलिड होता है। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 65 में भी उसको लोन नहीं मिलेगा जो उसने दिया है उसे। सो ही वॉज नॉट आस्क्ड टू रीपे द अमाउंट अंडर सेक्शन 64 एंड 65, यानी कि प्लेंटिफ के फेवर में सारा डिसीजन जो है वो आया और डिफेंडेंट से कह दिया गया कि भैया आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनर एग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, शून्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है लॉ की नज़रों में, तो डिफेंडेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, डिफेंडेंट थोड़े से शातिर थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, सेक्शन 41 SRA के अंदर हमें रिलीफ दे दो। तो उन्होंने कह दिया कि प्राइवी काउंसिल कहता है कि नहीं, इसमें जो है कोर्ट की डिस्क्रिशन है। सेक्शन 41 में कोर्ट में 41 के तहत कोर्ट में प्राइवी काउंसिल ने कोर्ट में कहा कि ये जो है डिस्क्रिशन है कोर्ट की सेक्शन 41 के अंदर कि वो रिफंड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या कंपनसेशन देना चाहते हैं कि नहीं चाहते। और इस केस में प्राइवी काउंसिल का डिस्क्रिशन ये है कि डिफेंडेंट को कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। तो यानी कि ना उन्हें सेक्शन 64 में मिला, ना सेक्शन 65 में मिला, ना ही लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हुआ माइनर के अगेंस्ट, और ना ही सेक्शन 41 ऑफ द SRA में उन्हें कोई भी रिलीफ मिला। मतलब डिफेंडेंट को खाली हाथ लौटना पड़ा इस केस में। और जो मेन जो हेडिंग्स हुई वो ये हुई कि जो माइनर एग्रीमेंट है वो पूरी तरह से शून्य घोषित कर दिया गया, ना उसका कोई मतलब है। मतलब मान लीजिए कि वो कभी एग्रीमेंट फोर्स में आया ही नहीं, कभी कुछ हुआ ही नहीं, तो उस तरीके से डिफेंडेंट को कुछ भी नहीं मिला। अब उसके थोड़े से MCQ लगाते हैं, देखिए इस टॉपिक पे। अब कहते हैं दामोदर घोष वॉज प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, जज या फिर जूरी मेंबर। तो इसका आंसर होगा प्लेंटिफ। वो कहता है कि सेक्शन 10 डील्स विद द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो आंसर है वो ट्रू है। अब आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट माइनर, कंसीडर द स्टेटमेंट। इसका आंसर भी ट्रू होगा, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। सो आगे हम और भी वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।